नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक 1 अप्रैल से टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही सुरक्षित दूरी पर रहें और अपने हाथ और मुंह को साफ रखें। और अब एक नजर सुर्खियों पर। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ढाका में आयोजित कार्यक्रम में शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, मजबूती के नए आयाम पर दोनों देशों के रिश्ते। साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान। कहा, कोरोना काल में दोनों देशों के बीच अच्छा रहा तालमेल। 21वीं सदी में अगले 25 साल की यात्रा को बताया महत्वपूर्ण। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत किया जाएगा सैन्य सहयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के बीच हुई वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। दिल्ली छावनी में भारत कोरिया द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान कल। कोविड के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं की अनुमति। वोटिंग के लिए अतिरिक्त मिलेगा 1 घंटे का समय। संवेदनशील बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। और कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ भेजे गए उच्च स्तरीय केंद्रीय दल। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने में राज्यों की करेंगे मदद। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में भी नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है और इस जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। ढाका के परेड मैदान पर आयोजित बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। शेख मुजीबुर रहमान की छोटी बेटी शेख रेहाना ने पुरस्कार ग्रहण किया। बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी भारतीयों की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सेलेंसीज, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की चुनौतियां भी साझा हैं और समस्याएं भी। भारत और बांग्लादेश के सामने आतंक का खतरा है और दोनों देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है। कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और
भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दोनों देशों के बीच अच्छा तालमेल रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के भी काम आ रही है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना देश के लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि वो आपसी मतभेदों को दूर करें और एक समृद्ध और गैर सांप्रदायिक बांग्लादेश के लिए काम करें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ बेहतर संबंधों का भी जिक्र किया और इस मौके पर कई देशों के शासनाध्यक्षों ने अपने विचार साझा किए। India was also beside Bangladesh. বাংলাদেশের বিষয়ে যেটা আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দল, All the political parties of Bangladesh, of India, all political parties of India সেটা হলো are always united in one issue, and that is being beside Bangladesh and the people of Bangladesh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के गहरे रिश्तों के बारे में चर्चा करने के साथ ही दोनों देशों की संप्रभुता, समानता, परस्पर विश्वास और समझदारी पर आधारित व्यापक और रणनीतिक भागीदारी से जुड़े विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं के साथ भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में 14 दलों वाले गठबंधन के नेताओं और उनके संयोजक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। और इससे पहले बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक गए, जहां उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वोहरा समुदाय के लोगों से गुजराती भाषा में बात की। Meeting the Prime Minister was very humbling. I mean, the interaction it didn't feel like you were interacting with such a great personality. I mean, he was so humble. It was a very, very warm interaction with us. कोरोना का पेंडेमिक है, कैसे सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मोदी साहब तो गाड़ी से उतर के बिल्कुल एक हम्बल पर्सन की तरह डायरेक्ट पब्लिक में आ गए, रेड कारपेट छोड़ दिया और सबसे बात करने लगे, हमसे मिले, सईदना साहब का सलाम। बरसों से पुरखों से यहाँ रहते हैं लेकिन मूल गुजरात से हैं, तो हमारे साथ गुजराती में बात की, केम छो सईदना साहब, केम छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में समाज के विभिन्न क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले युवाओं से भी मुलाकात की। इनमें बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन और बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स भी शामिल रहे। और इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अखबार में लिखे लेख में शेख मुजीबुर रहमान के व्यवहारिक विचारों और बांग्लादेश को लेकर उनके संघर्ष को याद किया है और बंगबंधु को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने बंगबंधु के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उपमहाद्वीप के निर्माण के सपने का भी जिक्र किया। 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में लिखा है। इसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि बंगबंधु की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। उन्होंने बांग्लादेश को एकजुट करने का काम किया। उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करते हुए वे बेखौफ खड़े रहे। बंगमाता शेख फजील तुन्निस उनकी ताकत थीं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बंगबंधु ने सभी उत्पीड़न के बावजूद बांग्लादेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा। उन्होंने अपनी आत्मा की उदारता को बनाए रखा, जो कि एक सच्ची महानता का प्रतीक है। अगस्त 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके हत्यारे बांग्लादेश की आज़ादी नहीं चाहते थे। वे बंगबंधु के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उपमहाद्वीप के निर्माण के सपने को ख़त्म करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अगर बांग्लादेश के संघर्ष को देखें तो विचार किया जा सकता है कि अगर बंगबंधु की हत्या ना की जाती तो आज का उपमहाद्वीप किस तरह दिखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की परिकल्पना करते हुए लिखा है कि अगर बंगबंधु जीवित रहते तो भारत और बांग्लादेश प्रगति की एक लंबी राह तय कर चुके होते। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि जब हम बंगबंधु के जीवन और संघर्ष को देखते हैं तो उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस महाद्वीप के सपने एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों के दौरान दोनों देशों के संबंधों में आई मजबूती का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रगति के लिए सहयोग और मित्रता का ये रिश्ता हमें स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगा। यही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का भी सपना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि शेख मुजीबुर रहमान को भारत में भी बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और उनकी सोच को सराहा जाता है। यही कारण है कि आज इस जश्न के मौके पर भारत के लोग भी बांग्लादेश के साथ हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मुजीब वर्षों के रूप में मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक भारत दौरे पर हैं। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरिया के रक्षा मंत्री के बीच वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने माना कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के साथ ही तकनीक के स्तर पर भी सहयोग बढ़ा है। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक ने आज दिल्ली छावनी में भारत कोरिया द्विपक्षीय मैत्री पार्क का भी उद्घाटन किया। 1950 से 1953 के दौरान कोरिया युद्ध में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की याद में इस मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण कोरिया मंत्री द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए गुरुवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने को रोकने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी कई बार चुनावी बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं और चुनाव पर इसके कुप्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रधान न्यायाधीश ऐसे बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि इस बारे में अंतरिम आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत पहले भी कुछ अंतरिम आदेश जारी कर चुकी है। इसमें वो अंतरिम आदेश भी शामिल है जिनमें राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वो चुनावी बॉन्ड से हासिल चंदों के बारे में निर्वाचन आयोग को बंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं। इस मामले में सभी दलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 24 मार्च तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बॉन्ड जारी नहीं किए जाएं। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण का मतदान होगा। दोनों राज्यों में पहले चरण की वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और बढ़ाने के मकसद से दोनों राज्यों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड महामारी के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को आने की अनुमति दी गई है। कोविड संक्रमित या संदिग्ध, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था भी है। मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग का विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है। अति संवेदनशील इलाकों को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया है। लगभग 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। ये इंतजाम विशेष रूप से अति संवेदनशील, महत्वपूर्ण और अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों के लिए है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की सीटों के लिए कुल 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी 30 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी एसजेएसयू ने एक सीट पर उम्मीदवार उतारा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 29 सीटों पर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जयपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार होने के बाद पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं कांग्रेस, वामदल और गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चे के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। असम में पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत शामिल है। महाजोट या ग्रैंड अलायंस में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल है। कांग्रेस ने 43, असम जातीय पार्टी ने 41, बीजेपी ने 39 और एजेपी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 78 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं।
असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे और तीसरे चरण के साथ ही केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार अभियान जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए असम में 39 सीटों के लिए 346 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर कुल 171 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में तीसरे चरण की 40 सीटों के लिए 338 और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की 31 सीटों के लिए 205 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए कुल 957, तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों पर 4125 और पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए 324 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। केरल में मलप्पुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव में 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी 6 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गिरिराज सिंह सहित कई स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र न्याय के बारे में बात करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने घोषणा पत्र को लोगों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया है। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रचार अभियान के तहत चुनावी सभा को संबोधित किया और डोर टू डोर कैंपेन में स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम में आज कई जनसभाएं की और राज्य में एनडीए सरकार द्वारा किए गए कामकाज गिनाए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बोडो समझौता किया और असम में डर, आंदोलन, आतंक और हत्या की राजनीति को खत्म करके गरीबों के विकास की राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश को रोजगार युक्त और बाढ़ मुक्त बनाकर समृद्ध असम बनाने के लिए संकल्पित है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि असम में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगर असम में गलती से भी कांग्रेस और बदरुद्दीन की सरकार आई तो असम में फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता असम में पर्यटन के लिए आते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने टिटाकुड़ी और तिरुवैयारू में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और हार्बर क्षेत्र में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी पारंपरिक संस्कृति में विश्वास करती है और उसकी रक्षा करने का काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा स्थानीय मुद्दों और स्थानीय भावनाओं की अनदेखी की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया और जलीकट्टू की स्थानीय आकांक्षा का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि एडीएमके बीजेपी के नेतृत्व में तमिलनाडु बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को डीएमके और कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति को नकारना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से केरल और गुजरात से पूर्वोत्तर तक सभी राजनीतिक दल परिवार की पार्टी बन गए हैं। सिर्फ बीजेपी ही विकासवाद की पार्टी है। जेपी नड्डा कल केरल में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दूसरे और तीसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान में जुटी हैं। आज जनसभाओं के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश का औद्योगिक विकास रुक गया है। राज्य में भीतरी और बाहरी का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को पश्चिम बंगाल ला रही है। ममता बनर्जी ने उनके कार्यकाल में हुए विकास के कामों को भी गिनाया। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। आज चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को दोहराया।
केंद्र और राज्य की एलडीएफ सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश और राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है और इसके लिए दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि न्याय योजना से अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया ने न सिर्फ भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पहचान दिलाई बल्कि विश्व में एक अलग मुकाम हासिल किया। ये बातें केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के उड़ान 2021 कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी पूरे विश्व के लिए आपदा के तौर पर आई, वहीं आयुर्वेद के लिए एक अवसर बनकर आया है। ये संस्थान अपने शोध के माध्यम से जनता की सेवा करने और मानवता को रोग मुक्त रखने में अहम योगदान देगा। इस अवसर पर कोविड-19 के अनुभव पर एक फिल्म भी जारी की गई। 2020 कुछ अत्यंत विशिष्ट रहा है, क्योंकि यह वर्ष केवल हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए कोरोना नाम की एक महात्रासदी लेकर आया। लेकिन जहां कोरोना का संपूर्ण विश्व के लिए एक महाआपदा के रूप में उभरा, वही आयुर्वेदा के लिए एक स्वर्णिम अवसर बनकर आया, जिसमें हमने ये सिद्ध कर दिया कि ऋषियों और मुनियों का दिया गया एक ज्ञान कोरोना जैसी इस युग की महामारी से लड़ने में और मानवता को आयुष्दान देने में कितना कारगर है। एक साल पहले 24 मार्च 2020 को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। पिछले एक साल में कोरोना के मामलों में तेजी के बाद इसमें कमी भी आई, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। इस समय 4,21,000 के करीब सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 3.55% है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच कल 59,111 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी आई है। वहीं कुल संक्रमित मामलों में 73% से अधिक महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद 2 उच्च स्तरीय टीमों को वहां भेजा है। ये टीमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगी और कोविड मामलों के बढ़ने की वजह का पता लगाएंगी। साथ ही कोविड-19 नियंत्रण और रोकथाम के लिए अनिवार्य उपायों की सिफारिश करेंगे। छत्तीसगढ़ भेजे गए दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ भेजे गए दल का नेतृत्व कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार विजय कुमार सिंह कर रहे हैं। उनके दल में नई दिल्ली स्थित आरएमएल अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी आई है। इस बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। देश में अब तक 5,55,04,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में अभी 2,64,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। साथ ही यहां दैनिक नए मामलों में भी सर्वाधिक वृद्धि जारी है, जिसके बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। और इस सब के बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 5,55,04,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को 23,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,47,00,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और करीब 56 लाख कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। साथ ही 80,34,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज
और 51,04,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 86 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक और 33,98,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। मुंबई के भांडुप में स्थित एक कोविड अस्पताल में आग लगने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हादसे में जनहानि पर गहरा शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे विचार और प्रार्थना इस त्रासदी के पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि वो महाराष्ट्र के मुंबई में कोविड केयर अस्पताल में आग लगने की घटना में जानमाल के नुकसान से आहत हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे में झुलसे हुए लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। यह अस्पताल कोरोना काल में तैयार किया गया था और इस कोविड अस्पताल को मिली अनुमति 31 मार्च को खत्म हो रही थी। जानकारी के मुताबिक आग पहले पास के मॉल में लगी थी, जिसके बाद यह अस्पताल में फैली और इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो वेंटिलेटर पर थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बेटे प्रशांत कुमार से बात करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बांग्लादेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बेटे से बातचीत करके राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह सीने में तकलीफ की वजह से दिल्ली के R&R हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी नियमित जांच की जा रही है और वो ठीक हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।